हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम हमारी सॉइल का तीसरा चैप्टर सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरलोजी शुरू करने वाले हैं। राइट। अब इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सॉइल स्ट्रक्चर एंड फाइबर्स। ठीक है। अब ये सॉइल स्ट्रक्चर होता क्या है? सॉइल स्ट्रक्चर इज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स इन अ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर. The arrangement of soil particles in a soil mass is termed as structure of soil. मतलब अलग अलग सॉइल के पार्टिकल्स सॉइल में कैसे अरेंज हैं उसको हम कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल. अब ये स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल कितने टाइप्स का होता है? मेनली 3 टाइप्स का. इस 3 टाइप्स में से जो फर्स्ट है दैट इज सिंगल ग्रेन्ड और कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर. अब ये सिंगल ग्रेन्ड या कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? पहले हम इसका नाम देखते हैं. सिंगल ग्रेन्ड मतलब वो पार्टिकल्स जो सिंगल बिहेव करें, किसी दूसरे पार्टिकल को कोई इन्फ्लुएंस ना करें, कोई चार्ज, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज या किसी तरह से उसको अफेक्ट नहीं कर रहे, एज ए सिंगल बिहेव कर रहे हैं हम. राइट. उनका बिहेवियर सिंगल है. उन पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जब किसी सॉइल में अरेंज होते हैं तो हम उसको कहते हैं सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर. या इस स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है? कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर. अब ये कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर इसको क्यों कह रहे हैं? इसका नाम देख लो. कोर्स ग्रेन्ड मतलब वो स्ट्रक्चर जिसमें कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स हैं, मतलब बड़े. ठीक है. अब पर बात यह है कि इस कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर में कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स होंगे, ये तो आपको पता चल ही गया होगा अब तक. पर एक और बात है, इसमें सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स नहीं है बल्कि वो सारे पार्टिकल्स शामिल हैं जो 0.02 mm से बड़े पार्टिकल्स हैं. वो जब स्ट्रक्चर बनाते हैं वो इस स्ट्रक्चर में शामिल है जो 0.02 mm से बड़े हैं. अब 0.02 mm से जो बड़े हैं उसमें कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स तो सारे आ ही गए. क्यों? क्योंकि कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स वो थे जिनका साइज 0.075 mm से बड़ा था. हमने यहां पे देखना 0.02 mm से बड़ा, तो जो 0.0 यहां पे 2 की जगह 7 आ जाए तो वो ज्यादा ही होगा ना. 0.075 mm से जो बड़े थे वो तो सभी आ गए. ठीक है, उन्हीं को हमने कोर्स ग्रेन्ड सॉइल बोला. ओके. पर जो 0.075 mm से लेके 0.02 mm के बीच में जो सॉइल्स आ गए वो भी इसमें आ गए सिंगल ग्रेन्ड या कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर में. और वो कौन से हैं? वो सिल्ट के हैं. पर सिल्ट सारी नहीं, कोर्स सिल्ट. कोर्स सिल्ट मतलब वो सिल्ट जिसका साइज बड़ा है. ठीक है ना. सिल्ट में भी कोर्स सिल्ट, मीडियम सिल्ट, फाइन सिल्ट, अगर मैं 3 बता दूं तो कोर्स सिल्ट मतलब वो सिल्ट जिसका साइज बड़ा है, मीडियम सिल्ट वो सिल्ट जिसका साइज बीच में है, फाइन सिल्ट वो सिल्ट जिसका साइज कम है, मतलब क्ले के साइज से थोड़ा सा ही बड़ा है, कोर्स सिल्ट जिसका साइज बड़ा है मतलब सैंड के साइज से थोड़ा ही छोटा है, मीडियम सिल्ट वो सिल्ट जिसका कहीं बीच में साइज है, मतलब सैंड और क्ले के कहीं बीच में इसका साइज है. राइट. तो मतलब कोर्स सिल्ट भी इसमें आ गई. राइट. क्योंकि सिल्ट तो आपको पता है 0.075 mm से लेके 2 माइक्रोन तक है. 2 माइक्रोन मतलब 0.002 mm तक वो सारी सिल्ट है. राइट. उससे नीचे क्ले है. तो मतलब इसमें कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स सभी आ गए पर उसके साथ कोर्स सिल्ट भी आ गई. किसमें? सिंगल ग्रेन्ड या कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर में. ठीक है. अब ये क्योंकि बड़े पार्टिकल्स हैं तो बड़े पार्टिकल्स पे मैंने आपको बताया था कोई भी जो बड़ी चीज होती है, हैवियर चीज होती है, उस पे डोमिनेटिंग फोर्स जो होती है वो होती है ग्रेविटी की. ग्रेविटी की फोर्स डोमिनेट होती है बड़े पार्टिकल्स पे. तो मतलब इस सिंगल ग्रेन्ड या कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर में
डोमिनेटिंग फोर्स होगी ग्रेविटी। ठीक है, नाउ इसमें डोमिनेटिंग फोर्स ग्रेविटी और इसमें पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट होगा। पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट मतलब एक अगर पार्टिकल ये है तो इसके कांटेक्ट में कोई दूसरा पार्टिकल होगा, फिर इस दूसरे पार्टिकल के कांटेक्ट में कोई तीसरा पार्टिकल होगा, और जो ये पहला पार्टिकल है इसके भी इधर कांटेक्ट में ये था, दूसरी साइड कांटेक्ट में कोई दूसरा पार्टिकल होगा। तो पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट है इस कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर में, राइट। अब बात आती है पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट तो है, पर अगर ये पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट टाइट हुआ, मतलब इतनी ही स्पेस में ज्यादा पार्टिकल्स पैक्ड हुए, तो वो डेंस पैकिंग हो जाएगी। और अगर एक ऐसा है, फिर दूसरा ऐसा है, फिर तीसरा ऐसा, फिर चौथा ऐसा, लूजली पैक्ड है। पहले तो इतनी ही स्पेस में इतने थे, अब कम है, लूजली पैक्ड है, वो है एक दूसरे के कांटेक्ट में, पर एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। पहले एक के साथ ऐसा पूरा टाइटली एक दूसरे के साथ लगे हुए थे, अब लूजली है। तो पहला डेंस पैकिंग का केस था, अब लूज पैकिंग का केस है, राइट। नाउ ये था सिंगल ग्रेन या कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर। अब हम करने वाले हैं अगला स्ट्रक्चर विच इज हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ये उन पार्टिकल्स में बनता है जो कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर के पार्टिकल से छोटे होते हैं, मतलब 0.02 mm से छोटे पार्टिकल्स से, राइट। अब ठीक है, उनसे छोटे हैं, पर कितने छोटे? इतने छोटे कि 0.2 माइक्रोन से तो उनका साइज बड़ा हो, मतलब वो पार्टिकल जो 0.02 mm से तो छोटे हैं पर 0.2 माइक्रोन से बड़े हैं। 1 माइक्रोन मैंने आपको बताया था 1/1000 ऑफ mm होता है, तो 0.2 माइक्रोन हो जाएगा 0.0002 mm। ठीक है, तो 0.02 mm से लेके 0.2 माइक्रोन के बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो जब अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट स्ट्रक्चर विल बी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। अब 0.02 mm से लेके 0.2 माइक्रोन के बीच में कौन से पार्टिकल्स आ गए? पहले तो सिल्ट के पार्टिकल्स आ गए। सिल्ट के कौन से पार्टिकल्स? जिनका साइज 0.02 mm से लेके 2 माइक्रोन के बीच में है, मतलब वो सारे भी सिल्ट के पार्टिकल्स जिनका साइज 0.02 mm से छोटा है। और क्ले के पार्टिकल्स भी आ गए। क्ले के कौन से पार्टिकल्स? जो 0.2 माइक्रोन से बड़े हैं, क्योंकि क्ले के पार्टिकल्स वो होते हैं जिनका साइज 2 माइक्रोन से छोटा हो। और ये स्ट्रक्चर बनता है उन पार्टिकल्स में जिनका साइज 0.2 माइक्रोन से तो बड़ा हो ही। ठीक है, तो क्ले के पार्टिकल्स 2 माइक्रोन से शुरू होते हैं, उससे फाइन, तो 2 माइक्रोन से लेके 0.2 माइक्रोन तक जो भी क्ले के पार्टिकल्स हैं उनमें भी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट। फाउंड इन द पार्टिकल्स इन द रेंज ऑफ 0.02 mm टू 0.2 माइक्रोन या माइक्रोमीटर, दैट इज सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट और क्ले की कौन कौन से पार्टिकल्स, किस रेंज के पार्टिकल्स, वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तब कौन सी फोर्सेस डोमिनेंट होगी, इस चीज को हमको देखना है। देखिए, जब हम पत्थर को फेंके कहीं से, तो उस पे तो साफ साफ दिख रहा है कौन सी फोर्स डोमिनेंट होगी? ग्रेविटेशनल, राइट। और हम साइज को छोटा करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते 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 मान लीजिए मैं एटॉमिक लेवल पे पहुंच जाता हूं। जब मैं एटॉमिक लेवल पे पहुंच गया तब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तब तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये चीजें हैं। मतलब जैसे जैसे मैं बड़े से छोटे पार्टिकल की तरफ जाता हूं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिकल फोर्स की तरफ मैं जाता जाता हूं। ये बात बनी। अब जो ये पार्टिकल्स हैं जिसमें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इनका साइज इस रेंज में होता है कि इसमें ग्रेविटेशनल और सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनका साइज इस रेंज में है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स भी है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं,
एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि जब पार्टिकल्स अपने वेट के चलते सेटल कर रहे होते हैं तो जो सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होती हैं ये पार्टिकल्स को इस तरह पकड़ती हैं कि इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में लार्ज वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स आ जाती है, बड़ी बड़ी वर्ड्स। और एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो मधुमक्खी की छत्ते की जैसा हो, और मधुमक्खी के छत्ते को हनीकॉम्ब हम कह देते हैं इंग्लिश में। इसीलिए क्योंकि ये देखने में मधुमक्खी के छत्ते के जैसा है, इसीलिए हम इसे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कह देते हैं, राइट। ग्रेविटेशनल एंड सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस प्ले इक्वली इंपॉर्टेंट रोल। और फिर व्हेन पार्टिकल्स रोल डाउन अंडर देयर ओन वेट, surface electrical forces hold the particle in contact with each other and closing large volume of voids in between them and leading to formation of honeycomb structure। ठीक है, अब इस honeycomb structure की और क्या खासियत है इसको देखते हैं। अब जो honeycomb structure है ये कैसा होता है, ये मैंने इस डायग्राम में बनाए हुए हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं honeycomb structure, मधुमक्खी का छत्ता एक हेक्सागोनल शेप में होता है। देखिए जैसे इसको अब देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड्स बनाई है मैंने। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 साइड्स बनाई है। 1 2 3 4 5 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 साइड्स। हेक्सागोनल शेप में होता है मधुमक्खी का छत्ता, इसीलिए जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि when the structure is unbroken, जब स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, जो ये एक दूसरे के साथ इसके बॉन्ड्स हैं, सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बन गए, अच्छे वाले बॉन्ड्स बन गए, उनकी वजह से अब इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब आपने ऊपर से लोड डाला, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि जो बॉन्ड्स हैं ये इसको दबने नहीं दे रहे, लोड जो है उसको सह पा रहे हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी हाई है। और परमेबिलिटी, परमेबिलिटी किसकी हाई होगी, जिसके लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होंगे। अगर वॉइड्स जिसमें से पानी ने फ्लो करना है वो अगर बड़े होंगे तो पानी आसानी से फ्लो कर पाएगा। तो इसलिए इसकी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की परमेबिलिटी हाई होती है, राइट। और इसके साथ एक और चीज कि जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी है, कि इसको दबाना कितना आसान है या मुश्किल, वो कंप्रेसिबिलिटी। अब क्योंकि बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ अच्छे हैं, तकड़े वाले बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो इसका दबाना मुश्किल होगा। बॉन्ड्स जो पूरे तकड़े बने हुए हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की वजह से, सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की वजह से, जो इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग है वो हाई है, उसकी वजह से आप इसको आसानी से दबा नहीं पा रहे, बॉन्ड्स उसको दबने नहीं दे रहे सॉइल को। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब इसको दबाना कितना आसान या मुश्किल है, कंप्रेसिबिलिटी कितना आसानी से दबेगा वो कम होगी, कंप्रेसिबिलिटी लेस, क्योंकि बॉन्ड्स अच्छे हैं। अब जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, इफ द स्ट्रक्चर इज ब्रोकन, उस केस में क्या होगा, जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तब जो ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के अच्छे इंटरपार्टिकल बॉन्ड से ये टूट गए, तो अब लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी क्या होगी, कम हो जाएगी, लोड कैरिंग कैपेसिटी कम। तो अब ये कम लोड उठा सकता है क्योंकि बॉन्ड्स ही नहीं है जो लोड उठाने में मदद कर रहे थे, वो ब्रेक हो गए, अब ये लोड कम ही लोड उठा पाएगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। और परमेबिलिटी मतलब पानी कितनी आसानी से फ्लो कर सकता है। अब पानी तो तभी आसानी से फ्लो कर सकता था जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हाई थी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स थी इसमें। अब जब स्ट्रक्चर ब्रेक ही हो गया तो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़ जाएंगे। जब ऐसे हो जाएंगे तो वॉइड्स, हाई वॉइड्स जिसमें से पानी फ्लो कर रहा था वो रहे नहीं, छोटी छोटी वॉइड्स बन गई, तो अब पानी आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा, तो अब परमेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, परमेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। और उसके साथ बॉन्ड्स नहीं है तो अब आप उसको दबाओगे वो आसानी से दब जाएगा, आसानी से दब जाएगा मतलब कंप्रेसिबिलिटी इसकी हाई हो जाएगी, मोर कंप्रेसिबिलिटी, राइट। तो वही मैंने लिखा है, इफ द स्ट्रक्चर इज अनब्रोकन
then the load carrying capacity and permeability both are more and compressibility is less. But once the structure is broken, then the load carrying capacity and permeability both decrease and compressibility increases. Right? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, विच इज फ्लोकुलेटेड एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर. ये अलग अलग है फ्लोकुलेटेड एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर, पर हम इनको इकट्ठा पढ़ते हैं क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं. अब नेक्स्ट जो हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं दैट इज फ्लोकुलेटेड एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर उन पार्टिकल्स में पाए जाते हैं जिनका साइज हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर वाले पार्टिकल से भी छोटा हो, मतलब 0.2 माइक्रोन से भी छोटा साइज उन पार्टिकल्स में ये पाया जाएगा. मतलब फाइन क्लेज एंड क्लॉइड्स, उसमें उन पार्टिकल्स में जो ऐसे पार्टिकल्स हैं राइट 0.2 माइक्रोन से छोटे, उनमें ये फ्लोकुलेटेड एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. राइट, फाउंड इन पार्टिकल्स लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर. एग्जांपल फाइन क्लेज एंड क्लॉइड्स. अब यहाँ पे फाइन क्लेज क्यों कहा है? फाइन क्लेज इसलिए क्योंकि क्ले तो 2 माइक्रोन से शुरू हो जाती है, जो 2 माइक्रोन से छोटे हैं, पर जो ये फ्लोकुलेटेड एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर है ये 0.2 माइक्रोन से जो छोटे हैं उनके लिए हम कह रहे हैं. मतलब क्ले में भी फाइन क्ले और कोलॉइड. कोलॉइड ऐसे पार्टिकल्स जैसे हम कई बार देखते हैं ना कि हवा में जैसे सर्दी का मौसम हो, हम बैठे हों, खिड़की से हम देख रहे हो धूप आ रही है और हवा में कुछ पार्टिकल्स तैर रहे होते हैं, हम ऐसे हाथ मारते हैं तो उनमें ऐसा मोशन शुरू हो जाता है. राइट, तो उस मोशन को हम ब्रोनियन मोशन बोलते हैं, ब्रोनियन मूवमेंट बोल देते हैं, और उन पार्टिकल्स को कोलॉइड्स बोलते हैं. ठीक है, अब आपको समझ लग गया ना कि कोलॉइड्स किसको कहते हैं. तो फाइन क्लेज एंड कोलॉइड्स उनमें ये पाया जाता है. ठीक है, अब 0.2 माइक्रोन से छोटा, 1 माइक्रोन mm का 1000th हिस्सा, और ये पार्टिकल्स 0.2 माइक्रोन से जो छोटे हैं उनमें ये स्ट्रक्चर पाया जाता है. मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स आ गए, इतने छोटे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनसिग्निफिकेंट हो जाती है और सिर्फ सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स ही डोमिनेंट रहती है. तो इनमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रक्चर को बनाने में. ठीक है, डोमिनेटिंग फोर्सेस आर surface electric forces which are generally positive at the edges and negative at the center. ये इसके बारे में बता दिया कि सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो इस केस में होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिव एट द एजेस एंड नेगेटिव एट द सेंटर. जो उसके एजेस हैं पार्टिकल के वहां पे पॉजिटिव एंड सेंटर पे नेगेटिव. ठीक है, अब इनकी शेप कैसी होती है? इनकी शेप ज्यादातर फ्लेकी होती है. फ्लेकी जैसे मैंने आपको समझाया था, जैसे ये कॉपी, ये फ्लेकी है कि इसकी जो 2 डायमेंशनल शेप है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है 3 डायमेंशन के, थिकनेस बहुत कम है. इन पार्टिकल्स को हम फ्लेकी कहते हैं. और इलोंगेटेड पार्टिकल्स या नीडल शेप पार्टिकल्स मैंने आपको बताया था, जैसे ये मार्कर हो गया, मार्कर या जैसे सुई होती है हमारी, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कि ये नीडल शेप्ड है उन पार्टिकल्स को. ठीक है, नीडल मतलब जो सुई होती है, तो क्योंकि वो सुई की तरह दिखते हैं, इस मार्कर की तरह लगा लो या सुई की तरह लगा लो, इसीलिए उनको नीडल शेप्ड कहा जाता है. ठीक है, तो फ्लेकी और नीडल शेप ये 2 तरह के ये होते हैं. ज्यादातर फ्लेकी होते हैं पर नीडल शेप भी हो सकते हैं, जैसे कि हैलोसाइट के केस में. हैलोसाइट एक क्ले पार्टिकल होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे. राइट, मोस्टली फ्लेकी नेचर होते हैं ये, बट दे कैन ऑल्सो बी नीडल शेप लाइक इन हैलोसाइट. ठीक है, अब हम कुछ सॉइल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इस टॉपिक पे रिटर्न करेंगे फ्लोकुलेटेड एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर पे. अब हम यहाँ पे 3 सॉइल के बारे में पढ़ेंगे. जो फर्स्ट सॉइल हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लैकुस्ट्रीन सॉइल. अब ये लैकुस्ट्रीन सॉइल क्या होता है? ये वो सॉइल होता है दैट हैज बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन फ्रेश स्टिल वाटर ऑफ लेक. एक्चुअली कहीं से सेडिमेंट्स हमारी लेक में आ गए. ठीक है, अब ये स्टिल फ्रेश वाटर है, राइट, स्टिल फ्रेश वाटर ऑफ लेक अब यहाँ पे है.
अब यहां पे जो सेडिमेंट्स कहीं से आ गए, तो जो लेक है दिस इज स्टिल, अब इसकी जो इसका बेड है इस पे ये सेडिमेंट्स बैठते रहेंगे और एक सॉइल को बनाते रहेंगे। उस सॉइल को हम कहते हैं लैकुस्ट्रीन सॉइल। सॉइल दैट हैज बीन सस्पेंडेड, सॉइल दैट हैज बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन फ्रॉम अब हम 3 टाइप के सॉइल पढ़ेंगे। फर्स्ट इज लैकुस्ट्रीन सॉइल। अब ये लैकुस्ट्रीन सॉइल क्या होता है? ये वो सॉइल होता है कि मान लीजिए कहीं से मेरे पानी से, कहीं से मेरा जो लेक है मेरी, उसमें सेडिमेंट्स आ गए। ठीक है, सॉइल के सेडिमेंट्स आ गए मेरी लेक में, पानी कहीं से लेके आ गया। अब इस लेक में स्टिल फ्रेश वाटर ऑफ लेक है ये। अब इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेडिमेंट्स ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठते रहेंगे, ठीक है, और एक सॉइल को फॉर्म कर लेंगे। उसी सॉइल को हम कह रहे हैं लैकुस्ट्रीन सॉइल। मतलब सॉइल दैट हैज बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन स्टिल फ्रेश वाटर ऑफ लेक्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज मेरीन ओरिजिन। मेरीन सॉइल वो सॉइल दैट हैज बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन मेरीन वाटर, राइट। मेरीन वाटर मतलब सी वाटर, उसकी बात कर रहे हैं। सॉइल दैट हैज बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन सी वाटर, मतलब जैसे लैकुस्ट्रीन सॉइल फॉर्म हुआ था, कहीं से सेडिमेंट्स आए और हमारी लेक में सेटल कर गए थे, वैसे ही कहीं से सेडिमेंट आए और हमारा जो सी वाटर है उसमें सेटल कर गए, तो जो रिजल्टेंट सॉइल बना उसे हम कह रहे हैं मेरीन सॉइल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सॉइल इज माल सॉइल। अब ये माल सॉइल क्या होता है? जो हमारा सी है, मेरीन इन्वायरमेंट है, उसमें एनिमल बोन्स या एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं उनके मर जाने से जो उनकी डीकम्पोजिशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती रहेगी, उससे जो रिजल्टेंट सॉइल बना और फिर पानी से कहीं ट्रांसपोर्ट हो गया, उस सॉइल को हम कह रहे हैं माल सॉइल। जैसे मेरीन शेल्स है, मान लीजिए मेरीन शेल्स हैं, वो डीकम्पोज होते रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और सी वाटर उनको कहीं ले गया और फिर वो कहीं पे डिपॉजिट हो गए, तो जो रिजल्टेंट सॉइल बना वो होगा माल सॉइल। ठीक है, इट इज फाइन ग्रेडेड, छोटे होते हैं, फाइन ग्रेडेड होते हैं जनरली, क्योंकि इसमें सिल्ट और क्ले होते हैं इसलिए ये फाइन ग्रेडेड होते हैं। पर हाँ, कई बार कैल्शियम इसमें जो मैंने आपको बताया मेरीन शेल होती है वो भी डीकम्पोज होती है, तो उसके कई बार थोड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो फिर उसके बस कई बार थोड़े बड़े टुकड़े होते हैं, नहीं तो जो अगर वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाए फिर तो ये सारा सॉइल ही फाइन सॉइल बन जाता है, क्योंकि सिल्ट और क्ले तो इसमें होते ही है। नहीं तो अगर इसमें कुछ कोर्स पार्टिकल्स मिलेंगे वो सिर्फ मेरीन शेल की मिलेंगे हमको। ठीक है, सो दिस इज, इट इज फाइन ग्रेडेड कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल। कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, जो मेरीन शेल होती है उसकी भी डीकम्पोजिशन होती है और फिर एनिमल बोन्स और एक्वेटिक प्लांट्स के साथ, और फिर कहीं और वो जाके वाटर से ट्रांसपोर्ट होके हमारा जो ये माल सॉइल है वो बनता है। फाइन ग्रेडेड कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल ऑफ मेरीन ओरिजिन। मेरीन ओरिजिन यहाँ का मेन कहने का ये मतलब कि मेरीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, सी वाटर होना चाहिए, सॉल्टी वाटर होना चाहिए। ठीक है, ये सारे सी वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसमें ये बनता है, इसलिए क्या मेरीन ओरिजिन। विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज जब होते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ एनिमल बोन्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, अब ये तीनों सॉइल आप देखोगे कि या तो पानी से कहीं आए या कहीं जा रहे हैं, फिर ये वहां पे ट्रांसपोर्ट होके सॉइल बने। मतलब ये जो तीनों सॉइल्स हैं, दीज थ्री सॉइल्स, ऑल ऑफ दीज थ्री सॉइल्स आर ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। ये सभी ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स की कैटेगरी में आते हैं, और ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी इनके केस में है वाटर, राइट। ऑल दीज थ्री सॉइल्स जो मैंने ऊपर लिखे हैं आर ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स एंड द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी इन्वॉल्व्ड इज वाटर, राइट। अब हम हमारे फ्लोकुलेटेड एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर के केस पे वापस आते हैं। तो अब हमने ये तो देख लिया कि फ्लोकुलेटेड और डिस्पर्स स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें कॉमन है।
अब हम देखेंगे इनके बीच कौन कौन सी चीजें डिफरेंट हैं, राइट। अब जब पार्टिकल सेटल कर रहे हैं तब इफ द नेट फोर्स ड्यूरिंग डेपोजिशन अगर वो पॉजिटिव है देन वी गेट फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, पर अगर वो नेट फोर्स ड्यूरिंग डेपोजिशन रिपल्सिव हुई फिर डिस्पर्स स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब इस फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर एक्चुअली होता कैसा है, कुछ ऐसा जैसे मैंने यहां पे बनाया है, और डिस्पर्स स्ट्रक्चर का कुछ ऐसा। ऐसा क्यों आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में जो नेट फोर्स है दैट इज अट्रैक्टिव, तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट करेंगी। अट्रैक्टिव फिर कैसे होंगी, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव एट द एजेस एंड नेगेटिव एट द सेंटर, ये होता है। अब एजेस को हेड भी बोल दिया जाता है और सेंटर को फेस भी बोल दिया जाता है। तो जो मैंने यहां पे बनाया है आप देख सकते हो हेड और फेस ये एक दूसरे के साथ लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस कैरी करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस कैरी करते हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, और फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में ऐसा ही तो हो रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डोमिनेट कर रही है। तो इसलिए जो ऑपोजिट चार्जेस जो कैरी कर रहे हैं, जैसे यहां पे हेड और फेस ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए हेड टू फेस जो होता है इसमें मोर कॉमन, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में ज्यादा जो कॉमन होता है वो होता है हेड टू फेस। हाँ, पर कई बार हेड टू हेड ओरिएंटेशन भी देखने को मिलता है, जैसे यहां पे मैंने बनाया है हेड टू हेड ओरिएंटेशन भी आपको देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं। ये फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर का एक ट्रेडमार्क होता है कि इसमें पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज हुए होते हैं। तो क्योंकि रैंडमली अरेंज हुए होते हैं तो कई बार जो ये हेड टू हेड ओरिएंटेशन है जो ये यहां पर आपको दिखाई गई है ये भी देखने को मिलती है, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर की तो यहां पे नेट फोर्स क्या है, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव तो उनके बीच में ही होगी जो इक्वल चार्जेस कैरी करते हैं। तो फेस टू फेस यहां पे देखने को मिलती है, क्योंकि फेस जो है दैट इज वो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव एट द एजेस होते हैं, नेगेटिव एट द सेंटर, और सेंटर को हम फेस ही कह रहे हैं, तो मतलब नेगेटिव और नेगेटिव ये रिपल्सिव होगी, और डिस्पर्स स्ट्रक्चर में रिपल्सिव फोर्स ही डोमिनेट कर रही है। तो इसलिए इसमें फेस टू फेस ओरिएंटेशन देखने को मिलती है हमें, क्योंकि इसमें नेट फोर्स रिपल्सिव है। तो यहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं कर रहे, बस सीधा ऐसे सेटल कर जा रहे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे सेटल हो गए। और जब एक दूसरे के ऊपर ऐसे सेटल हो गए तो वो देखने में फेस टू फेस नजर आ रहे हैं। और वैसे भी लॉजिकली भी फेस और फेस के बीच में इक्वल चार्ज है, और इक्वल चार्ज रिपल्सिव फोर्स पैदा करते हैं। और इस डिस्पर्स स्ट्रक्चर में है भी ऐसा कि रिपल्सिव फोर्स जो है दैट इज डोमिनेटिंग। तो इसलिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अब फ्लोकुलेटेड और डिस्पर्स स्ट्रक्चर के बीच में थोड़ी और डिफरेंसेस को हम और देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, और अट्रैक्टिव फोर्सेस वहीं पे हो सकती हैं जहां पे आयंस हो, क्योंकि आयंस ने ही एंड में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना है, पॉजिटिव ने नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होना है। तो आयंस किस में होंगे, कैसे वाटर में होंगे आयंस, कैसे वाटर में, ऑफ कोर्स सी वाटर में। सी वाटर में आयन कंसेंट्रेशन हाई होती है, और प्रिडोमिनेंटली सोडियम और मैग्नीशियम कैटायंस की कंसेंट्रेशन हाई होती है सी वाटर में। इसीलिए जो मैरीन क्ले है जिसमें आयन कंसेंट्रेशन हाई होती है उसमें आपको फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट। फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन मैरीन क्ले where sea water ion predominantly sodium and magnesium cations concentration is high, ठीक है। अब अगर बात करें डिस्पर्स स्ट्रक्चर, वो किसमें देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है लैकुस्ट्रीन लेक्स में। क्यों, क्योंकि उसमें कोई आयन कंसेंट्रेशन होती नहीं है। लैकुस्ट्रीन लेक में क्या होता है, इन फ्रेश स्टिल वाटर ऑफ लेक्स, तो उसमें हो रही है, उसमें कोई आयन कंसेंट्रेशन है नहीं। आयन कंसेंट्रेशन है नहीं तो एक दूसरे के ऊपर पार्टिकल्स बैठ जा रहे हैं, फेस टू फेस ओरिएंटेशन हो रही है। इसीलिए जो लैकुस्ट्रीन लेक होती है उसमें आपको डिस्पर्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा क्ले प्लेटलेट्स का, राइट।
Dispersed structures are found in lacustrine lakes where there is no iron concentration. ठीक है, अब एक और पॉइंट है जो मैंने जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें तो वो लिखा हुआ है, पर यहां मैं आपको सीधा यह बता रहा हूं क्योंकि उसमें से एक पॉइंट हमने ऑलरेडी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में कवर कर लिया है, तो उसे आप बड़े आसानी से रिलेट कर लोगे। वो कौन सा पॉइंट है? वो ये है कि जो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है इसमें क्योंकि बॉन्ड्स बने हुए हैं, अब इसको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करो मेरे साथ। अब हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में हमने ऐसे ही पढ़ा था, जो अब मैं आपको फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बने हैं। बॉन्ड्स बनने की वजह से इंटरपार्टिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारे सॉइल की स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा होगी। लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारा सॉइल स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इंटरपार्टिकल बॉन्ड्स बने हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी हाई होगी। और बॉन्ड्स ऐसे रैंडमली अरेंज्ड है, उसकी वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स आ गए इसके बीच में, तो परमेबिलिटी भी क्या होगी? हाई। पानी आसानी से फ्लो कर पाएगा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स क्योंकि पानी के फ्लो करने की जगह उसको ज्यादा मिल रही है, तो पानी आसानी से फ्लो कर पाएगा, मतलब परमेबिलिटी हाई होगी। लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड परमेबिलिटी दोनों हाई होगी। और कंप्रेसिबिलिटी वो क्या होगी? इंटरपार्टिकल बॉन्डिंग हाई है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसको दबाना मुश्किल होगा, मतलब कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। कंप्रेसिबिलिटी विल बी लेस इन केस ऑफ फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड परमेबिलिटी वो तो ज्यादा होगी और कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, राइट? इफ द स्ट्रक्चर इज अनब्रोकन, बट इफ द स्ट्रक्चर इज ब्रोकन, फिर अगर बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, जो लोड कैरिंग कैपेसिटी थी वो बॉन्ड्स की वजह से थी। अब जब बॉन्ड्स ही ब्रेक हो गए तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब बॉन्ड्स इस तरह से बने हुए थे कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स थी, बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो एक दूसरे के ऊपर पार्टिकल सेटल हुए होंगे, राइट? क्योंकि पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज थे तो खाली जगह जिसमें से पानी फ्लो कर सकता था वो भी ज्यादा थी। जब बॉन्ड टूट गए वो खाली जगह भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब पार्टिकल्स ऐसे रैंडमली अरेंज नहीं होंगे, अब वो एक दूसरे के ऊपर सेटल करने लग जाएंगे जब बॉन्ड उसके टूटने लग गए। तो मतलब परमेबिलिटी भी अब कम हो जाएगी, परमेबिलिटी कम हो जाएगी। और कंप्रेसिबिलिटी वो क्या होगी? कंप्रेसिबिलिटी पहले इसलिए कम थी, इसलिए उसको कम दबा पा रहे थे क्योंकि बॉन्ड्स थे। अब जब बॉन्ड्स ही टूट गए तो उसको आसानी से दबा पाएंगे, मतलब कंप्रेसिबिलिटी हाई हो जाएगी फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर के केस में, राइट? जब बॉन्ड्स टूट गए, मतलब जब बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो लोड कैरिंग कैपेसिटी और परमेबिलिटी वो तो कम हो जाएगी और कंप्रेसिबिलिटी वो बढ़ जाएगी, दैट विल बी मोर। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्पर्स स्ट्रक्चर की। इसमें क्या होगा? अब जब डिस्पर्स स्ट्रक्चर का हम कंपैरिजन करते हैं फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर के साथ, तो हम मान के चलते हैं कि जो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर के जब बॉन्ड टूट भी गए, व्हेन द स्ट्रक्चर इज ब्रोकन, फिर भी ऐसे नहीं कि सारे बॉन्ड्स ही टूट गए। ज्यादातर बॉन्ड चाहे टूट जाएंगे पर कुछ बॉन्ड फिर भी रहेंगे, ठीक है? तो जो कुछ बॉन्ड फिर भी रहे उसके कंपैरिजन से हम डिस्पर्स स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे कि डिस्पर्स स्ट्रक्चर की परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, लोड कैरिंग कैपेबिलिटी कितनी होती है फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। तो इसके आप देख पा रहे हो कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी रिपल्सिव बनाई, रिपल्सिव है इसमें जो नेट फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर वैसे ही बैठे हुए हैं, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी, बॉन्ड्स अट्रैक्टिव तो बने नहीं, बॉन्ड्स तो है नहीं, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि बॉन्ड्स ही थे जो लोड कैरिंग कैपेसिटी को बता रहे थे, जो लोड कैरिंग कैपेसिटी को एनहांस कर रहे थे। अब जब बॉन्ड्स ही टूट गए तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, इसकी डिस्पर्स स्ट्रक्चर की कम होगी, राइट? जब बॉन्ड्स ही नहीं है तो डिस्पर्स स्ट्रक्चर की लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। इसमें थे बॉन्ड फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी डिस्पर्स स्ट्रक्चर की कम होती है। और परमेबिलिटी खाली जगह वो कितनी है इसमें? हमने इसमें देखा था कि एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए थे, पानी के फ्लो करने के लिए खाली जगह बहुत कम है, तो इसलिए परमेबिलिटी इसकी कम होगी। और कंप्रेसिबिलिटी, दबाना इसको क्या होगा? आसान होगा, बॉन्ड्स ही नहीं है तो आराम से दब जाएगा, मतलब कंप्रेसिबिलिटी हाई होगी।
तो अगर हम फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर के साथ कंपैरिजन करें तो हम कहेंगे कि डिस्पर्स स्ट्रक्चर जो है इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी और इसकी परमेबिलिटी वो तो कम होगी और कंप्रेसिबिलिटी हाई होगी, राइट। नाउ अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पोजिट सॉइल्स। अब ये कॉम्पोजिट सॉइल्स कौन से होते हैं? वो सॉइल्स जो अलग अलग साइज के ग्रेन से मिलके बने। कॉम्पोजिट इन जनरल जो इंग्लिश का वर्ड है ये कहीं पर भी इस्तेमाल हो, इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग टाइप की चीजें मिलके जो एक रिजल्टेंट नेट कुछ बने उसको हम कॉम्पोजिट कह देते हैं। और हमारे वाले केस में कॉम्पोजिट सॉइल्स मतलब अलग अलग साइजेस के सॉइल ग्रेन से मिलके जो सॉइल बने उसको हम कॉम्पोजिट सॉइल का नाम देंगे। अब जो ये कॉम्पोजिट सॉइल का स्ट्रक्चर होता है ये मेन दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज कोहेसिव मैट्रिक स्ट्रक्चर। अब जो कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि जो कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स होंगे उनका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, वो ज्यादा होंगे। जैसे कि ये जो मैंने बनाया हुआ है ये इसमें आप देख पा रहे हो कि कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स जो हैं उनका जो नेट जो वेट आएगा, राइट, कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स का दैट इज मोर कंपेयर टू फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स। और जो कोहेसिव मैट्रिक स्ट्रक्चर है इसमें आप देख पा रहे हो जो कोहेसिव पार्टिकल्स हैं, कोहेसिव मतलब जिनकी कोहेसिवनेस है, जिनमें जिनमें एक दूसरे के साथ चिपकने की क्षमता है, वो कौन से होते हैं? फाइन ग्रेन पार्टिकल्स। तो मतलब इसमें प्रोपोर्शन ऑफ फाइन ग्रेन पार्टिकल्स ज्यादा है, राइट। जैसे आप देख पा रहे हो कि फाइन ग्रेन पार्टिकल्स इसमें ज्यादा है, जो कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स है वो कम है। जो नेट वेट भी आएगा वो फाइन ग्रेन पार्टिकल्स का ज्यादा आएगा, कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स का कम आएगा। किसमें? कोहेसिव मैट्रिक स्ट्रक्चर में। तो और इसमें राइट ये तो उसकी आपने एक तो देख लिया कि प्रोपोर्शन किसका ज्यादा होगा, दूसरा आपने देख लिया कि इनकी डायग्राम्स कैसी होंगी, ये दिखने में कैसे होंगे। अब हम इसमें देखते हैं, आप देखो कि जो कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर है इसमें कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स जो हैं ये एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स ने जो इनके बीच एम्प्टी वॉइड्स हैं वो फिल कर ली, जिसकी वजह से इसकी ओवरऑल पैकिंग बहुत अच्छी होगी। और अब इसकी वजह से इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी और लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी और कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, क्योंकि ये ओवरऑल पैक्ड स्ट्रक्चर बन गया, डेंस स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया। उसकी वजह से ये ज्यादा लोड कैरी कर पाएगा और इसको दबाना मुश्किल होगा। मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी हाई होगी और कंप्रेसिबिलिटी लो होगी। और जब हम बात करें फाइन ग्रेन्ड और कोहेसिव मैट्रिक स्ट्रक्चर की तो उसमें हम देखते हैं कि जो कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स हैं जो एक्चुअली वेट को कैरी करने की ज्यादा क्षमता रखते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। मेनली कोहेसिव जो फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स हैं उनसे ये स्ट्रक्चर बना है, कहीं कहीं पर कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इसमें कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है ही नहीं और कांटेक्ट में नहीं है तो उसकी वजह से जो ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड, एक दूसरे के साथ इंटरपार्टिकल इनकी बॉन्डिंग हो सके, राइट। जो जैसे इस केस में तो एक दूसरे के कांटेक्ट में होने की वजह से ये डेंस स्टेट में पैक हो सकते हैं, इसमें पैक ही नहीं हो सकते क्योंकि एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं है। तो और ऊपर से दूसरी बात कि जो फाइन ग्रेन पार्टिकल्स हैं वो लोड बियरिंग मेंबर्स एक्ट कर रहे हैं। इसमें कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स थे जो एज ए लोड बियरिंग मेंबर्स एक्ट कर रहे थे, उसकी वजह से इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा थी और कंप्रेसिबिलिटी कम थी। पर इसमें कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स ज्यादा है ही नहीं, इसमें फाइन ग्रेन पार्टिकल्स ज्यादा है। तो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग मेंबर्स है वो है फाइन ग्रेन पार्टिकल्स और फाइन ग्रेन पार्टिकल्स की लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। आप खुद ही देख लो, एक साइड बजरी ले लो, राइट, जो बड़े बड़े से पत्थर होते हैं, एक साइड रेता ले लो, सैंड ले लो, किसको आप ज्यादा, जो बजरी है, राइट, बजरी जो ग्रेवल, उसको तो आप दबाना उसको मुश्किल होगा, मतलब कंप्रेसिबिलिटी उसकी कम होगी। दूसरी साइड रेता हो या क्ले हो, चीकनी मिट्टी हो, उसको आप आराम से दबा सकोगे, मतलब कंप्रेसिबिलिटी इसकी हाई होगी, इसकी कम होगी। दूसरा जो पत्थर से हैं वो तो लोड ले लेंगे, कोर्स ग्रेन तो लोड ले लेगा, वही चीकनी मिट्टी हो, राइट, क्ले, वो लोड नहीं ले पाएगी, वो तो मिट्टी सी है ना,
ये इनको आप पत्थर जैसा मानो अपने दिमाग में। अगर अच्छे से विजुअलाइज करना है, थोड़ा सा इसमें जो डिफरेंशिएट करने का अगर हमको आसान तरीका देखना होता है तो एक्सट्रीम केसेस ले लिया करो, उससे आसानी से विजुअलाइज कर लोगे कि चीजें हैं क्या। इसको आप देख लो कि पत्थर से हैं बड़े बड़े, उनके बीच में आपने रेता ठूस दी या कोई भी मिट्टी ठूस दी। इसको आपने विजुअलाइज करना है तो मिट्टी है, कहीं कहीं पर छोटे छोटे पत्थर हैं, इसको ऐसे विजुअलाइज कर लो तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा इसमें तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, पत्थर से है और इसको दबाना मुश्किल होगा, कंप्रेसिबिलिटी इसकी कम। जब इसको देखोगे तो लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी कम है, मिट्टी है, मिट्टी को दबा ही दोगे और कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा। ठीक है, लोड कैरिंग कैपेसिटी कम, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा, लोड कम ये ले पाएगा, राइट। और जो ये पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी बोले ना कंप्रेसिबिलिटी और लोड कैरिंग कैपेसिटी के, और जो मैंने बताया कि कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स इसमें कांटेक्ट में होते हैं, इसमें नहीं होते, ये जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, राइट। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम यहाँ से आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए अपने चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।